तो हम जो है लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ रहे थे, उनके यूजेस के बारे में पढ़ा था। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ा था। फिर हमने जो है क्वांटम नेचर या क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट पढ़ा था, फोटोन के बारे में पढ़ा था। अब इससे नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है मोर अबाउट द वेव नेचर ऑफ लाइट। लेकिन वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में हम इस पोर्शन में स्टडी करेंगे कि जो हमारे पास विजिबल लाइट होती है या जिसको कि हमारी जो आईज है वो डिटेक्ट कर सकती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, जहाँ पे वो लाइट आपकी लाई करती है वो 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर के बीच की जो वेवलेंथ हमारे पास होती है वही लाइट हमारी आंखों को जो है ज़्यादा इफेक्ट करती है। Spectrum lines between 400 nanometer to 700 nanometer affects the eye far as the vision is concerned। तो हमें जो लाइट विजिबल है वो इस वेवलेंथ की लाइट हमारे पास होती है। और जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव लाइट हमारी आंखों के लिए होती है वो नियरली 550 नैनोमीटर वाली, जिसकी वेवलेंथ 500 नैनोमीटर वेवलेंथ होती है लाइट की, वो हमारी आंखों को जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो ये हमारे पास ग्रीन और येलो कलर के बीच में लाइट पड़ती है, ग्रीन लाइट और येलो लाइट के बीच में ये लाइट हमारे पास पड़ती है, जिसकी वेवलेंथ 555 नैनोमीटर होती है। तो अगर हम विजिबिलिटी की बात करें तो हम ये बोलते हैं कि सिर्फ 400 टू 700 नैनोमीटर की लाइट ही हमें जो है विजिबल होती है, जो हमारी आंखें एक तरह से डिटेक्ट कर सकती है। तो हमारी आंखें भी एक तरह से एक डिटेक्टर ही है, जिससे कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट को जो है देखते हैं। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे प्लॉट है, ये प्लॉट हमने वेवलेंथ वर्सेस सेंसिटिविटी ऑफ द आई के बीच में बनाया हुआ है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 400 नैनोमीटर के पास जो हमारी आई जो सेंसिटिव होती है विजिबल लाइट के लिए, वो 400 नैनोमीटर में जस्ट जो है थोड़ी सी होती है। लेकिन 555 पे सेंसिटिविटी ऑफ आई मैक्सिमम होती है और अगेन सेंसिटिविटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है और 700 पे अगेन हमारी आई जो है आईज की जो सेंसिटिविटी हो वो हमारे पास जो कम हो जाती है। तो जो पहले हमने थ्योरी में कहा था कि 400 से 700 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ होती है वो उसकी हमारी आंखों को जो है विजिबिलिटी होती है, सेंसिटिविटी होती है हमारी आईज उस रेडिएशन के लिए। लेकिन 500 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा आईज को जो है सेंसिटिव हमारे पास होती है, जो कि रेड और ग्रीन कलर के बीच में लाई करती है। लेकिन जो अबव 700 नैनोमीटर है या जो हमारे पास बिलो 400 नैनोमीटर है, वो जो हमारे पास वेवलेंथ है वो हमारी आंखों के लिए हार्मफुल भी होती है। तो इसलिए हम अगर उसको जस्ट देखना भी उसको जो अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज जिसकी वेवलेंथ कम होती है जिस लाइट की, उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है और वो हमारी आइज़ के लिए ज़्यादा हार्मफुल होती है। तो उसे जो हमारे आइज़ और जो सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं।
तो इस आर्टिकल में जस्ट यही रिजल्ट दिया हुआ है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ लेंथ बिटवीन 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर हमारे पास होती है, these radiations are detectable by our eye. So we can say that in other words that our eyes are best detector for the visual radiations which lie in between 400 nanometer to 700 nanometer, and maximum sensitivity is nearly around the 555 nanometer, which is light in between green and yellow. So this was the last topic of this chapter. The next topic of this chapter is interference of light. This chapter is very important. So we start about the interference of light. If we talk about interference, then this word arises from the word interfere. Interfere means one wave cross or interfere the other waves, or in another way we can say that superposition of two waves lead us towards the interference. तो इंटरफेरेंस क्या होता है? जब दो डिफरेंट वेव्स सुपर इम्पोज करती है तो उनके सुपर इम्पोज करने से किसी पर्टिकुलर पोर्शन में लाइट की इंटेंसिटी आपकी ज़्यादा हो जाती है या किसी पर्टिकुलर पोर्शन में लाइट की इंटेंसिटी जो है कम हो जाती है। तो इस चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, लाइट वेव्स, इसको हम जो है इंटरफेरेंस बोलते हैं। जरूरी नहीं कि इंटरफेयर करके वेव आपकी ब्राइटनेस से या इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाए, इंटेंसिटी में आल्सो डिक्रीज और बिकम जीरो। तो जहाँ पे सुपर इम्पोज करके लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाती है वहाँ पे हम बोलते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, और जहाँ पे दो वेव इंटरफेयर करके लाइट की इंटेंसिटी अगर घट जाती है तो हम वहाँ पे बोलते हैं कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव वर्ड्स एक तरह से यहाँ पे पजलिंग है। तो यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन या डिस्ट्रक्शन नहीं होती, जस्ट मॉडिफिकेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमारे पास होती है। कहीं पे मॉडिफाई होके इंटेंसिटी बढ़ जाती है, कहीं पे मॉडिफाई होके इंटेंसिटी घट जाती है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ इंटेंसिटी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ द टू वेव्स इज नोन एज इंटरफेरेंस, या हम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट भी बोल सकते हैं कि दो हमारे पास डिफरेंट लाइट वेव्स हैं, उनकी एक तरह से रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी हमारे पास होती है। तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमारे पास होता है। It may be mentioned that there the two beams of light can made to cross each other without either one causing any modification in another if observed beyond the region of crossing। तो जैसे यहाँ पे जहाँ पे दोनों वेव्स क्रॉस करती हैं तो वही क्रॉसिंग पे ही हमारे पास जो है लाइट की इंटेंसिटी में मॉडिफिकेशन होती है, इंटरफेरेंस हमारे पास होता है। तो लाइट वेव एक दूसरे को क्रॉस करके निकल जाती है, तो क्रॉसिंग पाथ से ऊपर या नीचे या राइट और लेफ्ट हमारे पास जो है इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं होता। तो बोलता है कि हमारे पास जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता है वो अंडर सर्टेन कंडीशंस हमारे पास होता है। तो इसी वजह से जो कंडीशंस होती है उन कंडीशंस को प्रॉपरली हम स्टडी नहीं कर पाए, तो उसी वजह से हमारे पास जो इंटरफेरेंस का कंसेप्ट है वो काफ़ी लेट दिया गया, और ये सबसे पहले जो यंग्स ने इसको एक्सपेरिमेंटली एक तरह से वेरीफाई किया था इन 1801। तो in this chapter we are going to analyze the requirement of special arrangement for obtaining a sustained interference।
तो इस चैप्टर में एक तरह से हम सस्टेन्ड इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में अरेंजमेंट यहाँ पे करेंगे। तो बोलता है कि अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारे पास जो इंटरफेरेंस हो रहा है, अगर वो टाइम के हिसाब से चेंज नहीं कर रहा है, तो उसको हम सस्टेन्ड इंटरफेरेंस बोलते हैं। सस्टेन मतलब कि जो लंबे टाइम के लिए रहता है। तो अगर इंटरफेरेंस पैटर्न does not change with respect to time at certain point, then such type of interference is called sustained interference। और नेक्स्ट हम ये भी पढ़ेंगे आगे किस तरह से हम जो सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न जो है बना सकते हैं। लेकिन इसमें जो नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास वो है सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स एंड इंटरफेरेंस। तो मैथमेटिकली हम यहाँ पे दो डिफरेंट वेव्स जो कि लाइट वेव्स है उनका इंटरफेरेंस पैटर्न स्टडी करेंगे। तो जो लाइट वेव होती है हमारे पास वो ट्रांसवर्स नेचर की होती है, इसको हम बाद में डिस्कस भी करेंगे। लेकिन साउंड वेव जो है लॉन्गिट्यूडनल नेचर की होती है। तो लाइट वेव ट्रांसवर्स नेचर की होती है और वो हमारे पास उनको हम डिस्क्राइब करते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ द इलेक्ट्रिक वेक्टर एंड मैग्नेटिक वेक्टर। जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर ऑसिलेट होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारे पास होते हैं। ये चीज़ हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और जो लाइट प्रोपेगेट होती है वो होती है टुवार्ड्स बोथ परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर। तो अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर आपके वाई और जेड डायरेक्शन में है तो वेव आपकी प्रोपेगेट जो है एक्स डायरेक्शन में होती है। तो direction of propagation of the wave is always perpendicular to electric vector as well as magnetic vector, but both electric and magnetic vector oscillates perpendicular to each other। तो यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि हमारे पास दो लाइट की वेव्स हैं और जो दो लाइट्स की वेव हैं उनको हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं E1 इक्वल टू E01 cos ऑफ मेगा 1t माइनस फाई 1 E2 इक्वल टू E02 cos ऑफ मेगा 2t माइनस फाई 2। ये दोनों ही जो है वेव्स की इक्वेशन है। लेकिन वेव्स की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है y इक्वल टू ए cos ऑफ मेगा टी माइनस फाई 1। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट वेरी नहीं हो रही है वेव में, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर वेरी होते हैं। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट की जगह यहाँ पे जो वेरिएबल क्वांटिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। यहाँ पे वेरिएबल क्वांटिटी मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, लेकिन हम जानते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है दैट इज विजिबल टू आवर आईज, बट मैग्नेटिक वेक्टर इज नॉट विजिबल, दैट इज ए मैग्नेटिक फील्ड। So we will discuss the concept of interference of two waves with the help of only electric vector here. We can also discuss it with magnetic vector. So let us consider two waves whose electric field is uh, whose electric fields are E1 and E2, and magnitude of both the waves are E01, amplitude of both the waves are E01 and E02. We know that E01 and E02 are the maximum value of the electric field, that is known as the amplitude of the wave. Here omega 1 and omega 2 are the frequencies of both the waves, and phi 1 and phi 2 are the initial phase of the wave। तो ये जो हमारे पास सुपरपोजिशन का कंसेप्ट है इसे हम सिर्फ इलेक्ट्रिक वेक्टर लेके ही डिस्कस करेंगे, मैग्नेटिक वेक्टर को हम यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे दो वेव जो है अलग अलग डायरेक्शन पे आ रही है और एक पॉइंट पे आके जो है इंटरफेयर कर रही है। तो सिंप्लिसिटी के लिए हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि ये जो दोनों वेव्स हैं ये हमारे पास जो एक ही डायरेक्शन में अगर हो, यहाँ पे तो अलग डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन है इनकी, अगर मान लो ये आपकी एक ही डायरेक्शन में जैसे एक्स डायरेक्शन में होगी दोनों ही वेव, तो यहाँ पे डायरेक्शन एक है तो हम डायरेक्शन पे फोकस नहीं करेंगे, इसलिए जो वेक्टर फॉर्म है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की उसको हम यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि दोनों वेव की सेम डायरेक्शन है। तो इसलिए हम
वेक्टर जो कि हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है उसको हम यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं। तो होता है कि अगर E01 और E02 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, φ1 और φ2 इनिशियल फेज है, और ω1 और ω2 हमारे पास जो है दोनों वेव्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसीज है। लेकिन अगर हम दोनों वेव का सुपरपोजिशन करते हैं, तो सुपरपोजिशन क्या, दोनों वेव का सुपरपोजिशन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंटरफेरेंस भी दो वेव्स का सुपरपोजिशन होता है। तो इसलिए सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स will be equal to E1 plus E2. Now if we put value of the E1 and E2 which we have taken in previous slide, then E1 will be equal to E01 cos of omega 1 t minus phi 1 plus E02 cos of omega 2 t minus phi 2. This one is the first wave, that is E1. This one is the second wave, that is E2. तो जैसा कि मैंने अभी बोला था कि अगर हम एक ही डायरेक्शन में दोनों वेव को अगर लेते हैं तो हम वेक्टर यहाँ पे हटा सकते हैं, और साथ में हम क्या लेते हैं कि दोनों ही, एक और हम यहाँ पे स्पेशल चीज लेते हैं कि दोनों ही वेव की जो फ्रिक्वेंसी है वो हम इक्वल लेते हैं, दैट इज ω1 इक्वल टू ω2। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो ω1 की जगह भी ओमेगा आ जाएगा और ω2 की जगह भी ओमेगा आ जाएगा, और वेक्टर को हमने यहाँ पे हटा दिया क्योंकि हम दोनों ही वेव जो है एक ही डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो यहाँ पे डायरेक्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसलिए ये हमारे पास जो है E01 cos ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव वन बन गया, जो कि cos ऑफ ए माइनस बी होता है। उसी तरह से यहाँ भी cos ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव टू, वो भी cos ऑफ ए माइनस बी है। तो अगर हम इन दोनों को यहाँ पे ओपन करेंगे तो cos ऑफ ए माइनस बी हमारे पास होता है cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी। यहाँ भी सेम फॉर्मूला हमारा अप्लाई होगा। तो इस तरह से ये हमारे पास दोनों टर्म जो है एक्सपेंड करके हम यहाँ पे लिखेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे जहाँ पे cos ऑफ ओमेगा टी है, यहाँ पे भी cos ऑफ ओमेगा टी है, तो जो पहली और तीसरी टर्म है उसमें cos ऑफ ओमेगा टी दोनों में है, तो उसको हम कॉमन ले लेंगे। तो पहली टर्म में cos ऑफ ओमेगा टी कॉमन लिया तो यहाँ पे E01 cos ऑफ फाई वन रह जाएगा, और तीसरी टर्म में हमारे पास जो है E02 cos ऑफ फाई टू रह जाएगा। उसी तरह से दूसरी और चौथी टर्म में हम साइन ऑफ ओमेगा टी कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ भी साइन ऑफ ओमेगा टी है और चौथी में भी साइन ऑफ ओमेगा टी है, तो इसको हम जो है कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे साइन ऑफ ओमेगा टी कॉमन लेके दूसरी में हमारे पास E01 साइन ऑफ फाई वन बचेगा, और चौथी में हमारे पास E02 साइन ऑफ फाई टू बचेगा। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आई, अब ये जो ब्रैकेट के अंदर है दोनों में ही ई कॉस ऑफ फाई है, और यहाँ भी ब्रैकेट में ई कॉस ऑफ साइन ऑफ फाई, ई साइन ऑफ फाई। तो जहाँ पे ई कॉस ऑफ फाई, ई कॉस ऑफ फाई है, उसको हम ई नॉट कॉस ऑफ फाई मान लेंगे, क्योंकि ई नॉट वन कॉस ऑफ फाई वन है, ई नॉट टू कॉस ऑफ फाई टू है। तो पूरी ही टर्म को ब्रैकेट के अंदर हम जो है ई नॉट कॉस ऑफ फाई मान लेंगे। तो हमें ई नॉट की वैल्यू यहाँ पे पता नहीं है, जिसको हम निकाल सकते हैं। फाई की वैल्यू भी हमें पता नहीं है, जिसको हम निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फाई वन और फाई टू दिए हुए हैं, E01 और E02 दिए हुए हैं, लेकिन ई नॉट कॉस ऑफ फाई हमने अपनी तरफ से माना। हमने माना कि मान लो ब्रैकेट की टर्म ई नॉट कॉस ऑफ फाई है पहले वाली, और दूसरी ब्रैकेट की टर्म हमारे पास जो ई नॉट साइन ऑफ फाई है। तो ये इक्वेशन हमारे पास जो है ई इक्वल टू ई नॉट कॉस ऑफ मेगा टी कॉस ऑफ फाई बन जाएगी, प्लस साइन ऑफ मेगा टी साइन ऑफ फाई बन जाएगी। तो इसलिए ऊपर की जो दोनों टर्म्स हैं, पहले ब्रैकेट वाली टर्म में हमने ई नॉट कॉस ऑफ फाई पुट किया, दूसरी ब्रैकेट में हमने ई नॉट साइन ऑफ फाई पुट किया। तो यहाँ पे ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, जो कि हमारे पास कॉस ऑफ ए माइनस बी होता है। तो यहाँ ई इक्वल टू ई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव हमारे पास बचा। तो ये जो वेव हमारे पास सुपर पोजिशन होके आई, जो इंटरफेयर होके आई, इंटरफेरेंस होके आई, ये हमारे पास ये उस वेव की इक्वेशन है। लेकिन यहाँ पे हमें ई नॉट और फाई की वैल्यू नहीं पता, वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी जहाँ पे हमने इसको अज्यूम किया था। तो जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 है, उससे हम ई नॉट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और फाई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो अगर हमने ई नॉट की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 और 2 है दोनों का ही स्केयर करेंगे और दोनों को ही ऐड करेंगे, क्योंकि जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे ई नॉट कॉस स्क्वायर फाई प्लस ई नॉट साइन स्क्वायर फाई बन जाएगा।
तो कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव आपका 1 होता है, तो यहाँ पे ई नॉट का स्क्वायर ही बचेगा। तो ई नॉट अगर आपने निकालना है तो लेफ्ट साइड का अंडरूट लेना है, तो इसलिए ई नॉट को हम यहाँ पे इस तरह से निकालेंगे। तो हमने क्या किया, लेफ्ट का स्क्वायर किया दोनों का और ऐड किया, तो ये हमारे पास E01 कॉस फाइव प्लस E02 कॉस स्क्वायर फाइव, उस तरह से हमने साइन फाइव वालों का भी स्क्वायर किया और राइट साइड में हमारे पास ई नॉट का स्क्वायर यहाँ पे आ गया। तो जब हम इसको ओपन करेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि E01 कॉस स्क्वायर फाइव वन प्लस E01 साइन स्क्वायर फाइव वन आएगा, E02 कॉस स्क्वायर फाइव टू प्लस E02 साइन स्क्वायर फाइव टू और प्लस 2 E01 E02 कॉस फाइव वन कॉस फाइव टू और यहाँ पे E01 E02 साइन फाइव वन साइन फाइव टू। तो इसको हम पूरे को एक्सपेंड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हम ओपन करेंगे तो यहाँ भी हमारे पास कॉस स्क्वायर फाइव वन प्लस साइन स्क्वायर फाइव वन आ जाएगा, क्योंकि पहली और तीसरी टर्म में E01 का स्क्वायर कॉमन है। उस तरह से दूसरी और चौथी टर्म में लेफ्ट हैंड साइड में E02 का स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ भी कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव दोनों में ही 1 हो जाएगा और ये इक्वेशन हमारी जो रिड्यूस हो जाएगी और यहाँ पे 2E01 कॉस फाइव वन, तो ये हमारे पास कॉस ऑफ फाइव वन माइनस फाइव टू बनेगा। तो इसको जब हम शॉर्ट में लिखेंगे तो इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जो कॉस स्क्वायर फाइव वन प्लस साइन स्क्वायर फाइव वन है वो 1 हो गया, कॉस स्क्वायर फाइव टू प्लस साइन स्क्वायर फाइव टू 1 हो गया और ये हमारे पास यहाँ पे जो कॉस फाइव वन कॉस फाइव टू प्लस साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू, वो आपका कॉस ऑफ फाइव टू माइनस फाइव वन बन गया। बस तो ये कॉस ऑफ फाइव वन माइनस फाइव टू बनना था, लेकिन कॉस ऑफ माइनस फाइव आपका कॉस ऑफ फाइव के बराबर ही होता है, तो इसलिए आप कॉस फाइव वन माइनस फाइव टू के बजाय फाइव टू माइनस फाइव वन भी लिख सकते हैं। तो इसलिए ई नॉट आपका अंडरूट ऑफ राइट साइड हमारे पास आ जाएगा। तो ई नॉट का स्क्वायर हमारे पास इतना है, तो ई नॉट हमारे पास जो है राइट साइड का स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से ई नॉट की वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगी। फिर हम फाइव की वैल्यू अगर हमने निकालनी है तो हम यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से। तो डिवाइड करने से क्या होगा, साइन फाइव बटा कॉस फाइव, ई नॉट से ई नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो टेंजेंट ऑफ फाइव हमारे पास आएगा। तो इक्वेशन नंबर 2 को हमने 1 से डिवाइड किया तो टेंजेंट ऑफ फाइव हमारे पास आ गया, तो इसलिए फाइव हमारे पास टेंजेंट ऑफ इनवर्स ऑफ राइट साइड इसके बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम टेंजेंट फाइव भी निकाल सकते हैं, ई नॉट भी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो पहली वेव है उसका एम्पलीट्यूड कितना है, दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड कितना है और इनिशियल फेज फाइव वन और फाइव टू कितने हैं, तो ई नॉट की वैल्यू निकल जाएगी। और उसी तरह से जो हमारे पास फाइव है उसकी वैल्यू भी निकल जाएगी, क्योंकि हमें फाइव वन और E01 फाइव टू और E02 पता है। तो जो हमने अज्यूम किया है वो हमने ऐसे नहीं अज्यूम किया, हम उसकी वैल्यू निकाल दे सकते हैं। मतलब कि हम इंटरफेरेंस होके जो हमारे पास इक्वेशन आएगी उस इक्वेशन को हमने निकाला, लेकिन जो उसमें ई नॉट और फाइव है हमारे पास उनकी वैल्यू भी हम जो है निकाल सकते हैं। उसके बाद है कि आई डिटेक्ट्स ओनली द एवरेज इंटेंसिटी। जो हमारी आंखें हैं वो लाइट की एवरेज इंटेंसिटी को ही डिटेक्ट करती है। जो लाइट की फ्रिक्वेंसी है हमारे पास वो काफ़ी ज़्यादा होती है, 10⁻14 हर्ट्ज, मतलब कि एक सेकंड में लाइट की इंटेंसिटी 10⁻14 टाइम कम ज़्यादा होती है, कम ज़्यादा कम ज़्यादा, एक सेकंड में 10⁻14 टाइम। तो ऐसे हम जो है इंटेंसिटी के जो इंक्रीज और डिक्रीज है उसको एक तरह से विजुलाइज नहीं कर सकते। अगर हमने इंटेंसिटी निकालनी है तो हम उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हम जो है एवरेज इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। हम जो है एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी नहीं बोलेंगे कि लाइट की होगी, हम जो है एक टाइम पीरियड में लाइट की फ्रिक्वेंसी एवरेज फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं। दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब जितने टाइम में हम ऑब्जर्व करते हैं उतने टाइम में तो कई बहुत सारी ऑसिलेशन हो जाती है,
मतलब 1 सेकंड में 10^14 ऑसिलेशन हो जाती है। तो हम एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी को कैसे विजुलाइज कर सकते हैं, इसलिए हम एवरेज इंटेंसिटी की कैलकुलेशन करते हैं। और जो हमारे पास इंटेंसिटी है वो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट सी इंटू ई स्केयर होती है, मतलब कि इंटेंसिटी इज स्केयर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाली हुई है, दैट इज ई नॉट कॉस ऑफ मेगा टी माइनस 5। तो यहाँ पे हम ई की वैल्यू ई नॉट कॉस ऑफ मेगा टी माइनस 5 पुट कर रहे हैं, तो हमारे पास जो आई टी की वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगी। तो आई टी मतलब कि इंटेंसिटी एट ए पर्टिकुलर टाइम। लेकिन जैसा मैंने बोला कि हम एक पर्टिकुलर टाइम में लाइट की इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, हम एवरेज इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, इसलिए हम एक टाइम पीरियड में एवरेज इंटेंसिटी के लिए एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। तो एवरेज इंटेंसिटी हियर इज आई एंड इट विल इक्वल टू 1/t 0 to t एप्सिलॉन नॉट सी ई नॉट का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी माइनस 5 इंटू डी टी। मतलब क्या हुआ कि हमने 0 से लेकर के t तक, मतलब एक टाइम पीरियड में हमने सारी लाइट की इंटेंसिटीज निकाली और उनको ऐड किया। समेशन का मतलब है ऐड, और उसी टाइम से हमने डिवाइड कर दिया। तो टी टाइम में हमने सारी इंटेंसिटी निकाली, उनको ऐड किया और टी से ही डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास एवरेज वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी यहाँ पे आ गई। तो इसको हम यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट सी ई नॉट का स्क्वायर बाई टी बाहर आ जाएगा, और अंदर हमारे पास 0 to t 1 प्लस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी माइनस 5/2 इंटू डी टी रह जाएगा। तो अगर हम इंटीग्रल सेपरेट लें दोनों टर्म्स का, तो यहाँ पे 0 to t dt/2 आ जाएगा, और ये हमारे पास जो है आपका 0 to t कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी माइनस 5 इंटू डी टी आ जाएगा। लेकिन ये जो कॉस है हमारे पास यहाँ पे एक इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन की जो इंटीग्रल 0 to t होता है हमारे पास जो 0 के बराबर होता है, तो सिर्फ पहली टर्म ही हमारे पास यहाँ पे बचेगी, जिसका कि इंटीग्रल हमारा जो है टी होगा, t/2 होगा। तो उसकी वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो कैपिटल टी से कैपिटल टी ऊपर का और नीचे का कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आई जो है एप्सिलॉन नॉट सी ई नॉट का स्क्वायर बाई 2 हमारे पास बचेगा। तो अब अगर हम यहाँ पे ई नॉट स्केयर की वैल्यू पिछली इक्वेशन से पुट करते हैं, सॉरी ई की यहाँ पे हमारे पास जो हमने इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ पे जो है 7.2.1 में हमने ई की वैल्यू ई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस 5 यहाँ पे पुट की थी। तो वो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की, और फर्दर जो हमारे पास ई नॉट का स्केयर है वो हम अगर यहाँ पे पुट करते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट c/2, और जो ई नॉट है वो हमारे पास है E01 का स्क्वायर प्लस E02 प्लस 2 E01 E02 कॉस ऑफ 5/2 माइनस 1। तो ये हमने यहाँ पे निकाला था, जो हमारे पास आपकी ये वाली इक्वेशन है 7.2.2। तो यहाँ पे E0 की वैल्यू हमने निकाली हुई है, तो E0 की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर जो हमारे पास आई इंटेंसिटी के लिए एक्सप्रेशन है उसमें पुट करेंगे। तो आई हमारे पास एप्सिलॉन नॉट सी ई नॉट का स्क्वायर ये पूरा आ गया। तो अगर हम ब्रैकेट को ओपन कर दें, जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको ओपन कर दें, तो पहली टर्म आपकी एप्सिलॉन नॉट c/2 E01 का स्क्वायर आएगा, जो कि I1 होगा हमारे पास, क्योंकि आई क्या होता है एप्सिलॉन नॉट सी ई नॉट का स्क्वायर बाई 2। लेकिन यहाँ पे अगर 1 हो E01 का स्क्वायर, तो ये पहली टर्म ही बन जाएगी जो कि ब्रैकेट और इसको मिलाते हैं। तो ये हमारे पास I1 आ जाएगा, ये हमारे पास I2 आ जाएगा, और ये टर्म हमारे पास जो 2 इंटू अंडर रूट ऑफ I1 I2 आ जाएगा। तो यहाँ पे E01 और E02 को अगर हम मल्टीप्लाई करें, वो हमारे पास कहाँ से आएंगे, हम जो है जिस तरह से हमने आई के लिए इक्वेशन लिखी है हम I1 के लिए भी लिखेंगे। तो I1 के लिए यहाँ पे 01 आ जाएगा, I2 के लिए यहाँ पे 02 आ जाएगा। तो फिर हम I1 और I2 लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, और राइट साइड में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो है E01 और E0 की मल्टीप्लिकेशन निकल जाएगी। तो E01 और E02 की मल्टीप्लिकेशन को हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास ये बाहर वाली टर्म और ये अंदर वाली टर्म मल्टीप्लाई होके
यही हमारे पास बचेगा 2 अंडर रूट ऑफ I1 I2 cos ऑफ phi2 माइनस phi1। तो ये जो इक्वेशन 7.2.4 हमारे पास आ रही है, यहाँ पे हमारे पास जो ये इक्वेशन इंटेंसिटी की टर्म में है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि जब दो वेव आपकी इंटरफेयर करती है या उनका सुपरपोजिशन होता है तो उनकी जो इंटेंसिटी है वो मॉडिफाई होती है। यहाँ पे इंटेंसिटी में चेंज हो रहा है। अगर ये तीसरी टर्म नहीं होती यहाँ पे तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 होना था, क्यों, मतलब कि दोनों इंडिविजुअल वेव की टोटल इंटेंसिटी। लेकिन यहाँ पे तीसरी टर्म भी आ रही है जिसकी वजह से इंटेंसिटी आपकी कम भी हो सकती है और इंटेंसिटी आपकी ज़्यादा भी हो सकती है। वो किस पे डिपेंड करेगा? phi2 माइनस phi1 पे, cos ऑफ phi2 माइनस phi1 पे। अगर ये cos ऑफ phi2 माइनस phi1 है, यहाँ पे cos ऑफ 0 आता है, मतलब phi2 माइनस phi1 0 आता है, तो cos ऑफ 0 1 होता है, तो इसलिए इंटेंसिटी आपकी एडिशन होकर मैक्सिमम आएगी। लेकिन अगर phi2 माइनस phi1 मान लो आपका π/2 होता है, तो π/2 होता है तो ये टर्म आपकी यहाँ पे cos 0 0 हो जाएगी, तो मतलब दोनों वेव आपकी इंटरफेयर नहीं करेगी। तो ये डिस्कशन हम यहाँ पे आगे भी कर रहे हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं कि इफ देयर इज नो इंटरफेरेंस देन द टोटल इंटेंसिटी ऑफ द वेव शुड बी I1 प्लस I2। तो अगर इंटरफेरेंस नहीं होगा वेव्स में तो ये तीसरी टर्म यहाँ पे नहीं आएगी, क्योंकि एक का फेज डिफरेंस का दूसरे के फेज डिफरेंस से कुछ नहीं लेना देना है, क्योंकि दोनों वेव्स हमारे पास जो अलग अलग हैं। तो I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 इफ देयर इज नो इंटरफेरेंस। तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि E इक्वल टू E1 प्लस E2 एज E इक्वल टू E1 प्लस E2। तो अगर वो वेव दोनों सेम डायरेक्शन में है तब तो हम बिना वेक्टर के लेते हैं, लेकिन अगर उनकी डायरेक्शन अलग है दोनों ही वेव्स की, तो उनका जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है उसके ऊपर हम जो वेक्टर लगा देते हैं, क्योंकि डायरेक्शंस आर डिफरेंट और E1 की डायरेक्शन कुछ और होगी, E2 की डायरेक्शन कुछ और होगी। तो उस केस में हम वेक्टर फॉर्म में इनको यहाँ पे लिखेंगे। तो किसी भी डायरेक्शन में अगर वेव ट्रेवल करती है तो ये जो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन आई हुई है इंटेंसिटी के लिए, इसमें जो E01 और E02 है इनके ऊपर भी यहाँ पे वेक्टर लग जाएगा। तो इनके ऊपर भी हमारे पास जो है हम अगर हम वेक्टर लगाते हैं तो E01 डॉट E02 हमारे पास E01 E02 कॉस ऑफ थीटा हमारे पास बनेगा, क्योंकि थीटा एंगल है E01 और E02 के बीच में। ये जो phi2 माइनस phi1 है फेज डिफरेंस है। लेकिन अब इलेक्ट्रिक वेक्टर जो पहली वेव है वो किसी और डायरेक्शन में है, दूसरी वेव किसी और डायरेक्शन में है, तो उन दोनों के बीच भी कोई एंगल होगा और वो एंगल हम जो है थीटा अगर मान लें तो हम क्या बोलेंगे कि E01 E02 कॉस ऑफ थीटा हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको कॉस ऑफ थीटा लिया है। तो अब हम बोलेंगे कि इंटेंसिटी जो है दो चीज़ों पे डिपेंड करेगी, कॉस ऑफ phi2 माइनस phi1 और कॉस ऑफ थीटा पे। तो अगर हम कॉस ऑफ थीटा का कंट्रीब्यूशन लेते हैं, अगर अगर दोनों वेव सेम डायरेक्शन में होती है तो कॉस ऑफ 0 यहाँ पे आएगा। सेम डायरेक्शन का मतलब एक पैरेलल है दोनों ही वेव, तो यहाँ पे कॉस ऑफ 0 आएगा। कॉस ऑफ 0 हमारे पास जो 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पे ये टर्म हमारे पास बचेगी जो कि पहले थी, जो पहले हमारे पास आया था कि अगर सेम डायरेक्शन में आपकी वेव ट्रेवल कर रही है, मतलब कि दोनों वेव के बीच में एंगल जो है जीरो है। लेकिन अगर दोनों ही वेव एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो कॉस 90 यहाँ पे आएगा, क्योंकि दोनों वेव के बीच में 90 डिग्री एंगल होगा और कॉस 90 आपका जो है 0 के बराबर होता है, तो इसलिए इंटरफेरेंस नहीं होगा, क्योंकि I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2। तो अगर I इक्वल टू I1 प्लस I2 हमारे पास होता है तो हम क्या बोलते हैं कि इंटरफेरेंस नहीं होगा, या दोनों वेव एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से आ रही है, देयर विल बी नो इंटरफेरेंस। तो एक कंडीशन हमारे पास आती है कि अगर दोनों वेव एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो कोई इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं होगा। लेकिन अगर एक दोनों वेव एक दूसरे के पैरेलल है तो उस केस में इंटरफेरेंस मैक्सिमम हमारे पास होगा। तो हम क्या बोलेंगे कि जब दोनों वेव के बीच में जीरो एंगल है तब से वेव जो है इंटरफेरेंस मैक्सिमम होता है, और जब 90 डिग्री पे है दोनों वेव तो इंटरफेरेंस नहीं होता। इसका मतलब 90 से 0 की तरफ जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो इंक्रीज करता है। तो ये डिस्कशन
यहाँ पे दिया होता तो नेक्स्ट हम इसको कंटिन्यू रखेंगे।